वॉर जोन से खबर है। रूस और यूरोप में चरम पर है तनाव। रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन। 10 किलोमीटर अंदर तक रूसी ड्रोन घुसे। पोलैंड के 2 F-16 ने फेटेस्टी एयर बेस में उड़ान भरी है। रोमानिया एयर फोर्स ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए तस्वीरें, और इस तरह से साफ समझ में आ रहा है कि अब तनाव किस स्तर पे पहुंच चुका है। और रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। रोमानिया में 10 किलोमीटर तक उड़े रूसी ड्रोन। नाटो एयर स्पेस में 50 मिनट रहा ड्रोन। और पोलैंड पर बढ़ा रूसी हमले का खतरा। जी हां, पोलैंड में हवाई हमले की चेतावनी जारी। एयर रेड अलर्ट सायरन की आवाज भी सुनी गई। रूस और यूरोप में चरम पर है तनाव। जी हां, रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की एंट्री। 10 किलोमीटर अंदर तक रूसी ड्रोन घुसे और पोलैंड के 2 F-16 ने फेटेस्टी एयर बेस से उड़ान भरी। इन ड्रोन को देखते हुए रोमानिया एयर फोर्स ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। इधर पूर्वी पोलैंड में भी हवाई हमले की चेतावनी। पोलैंड का ल्यूब्लिन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर, पोलैंड के स्वीडनिक शहर में भी अलर्ट। हमले के अलर्ट के लिए सायरन बजाया गया, लोगों को चेतावनी जारी करने के लिए। देखिए अलर्ट के बाद किस तरह से वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। मैच चल रहा था, लेकिन इसी बीच हमले का यह अलर्ट जारी कर दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने इस सायरन और अलर्ट और हमले को लेकर। एयर रेड अलर्ट सायरन की आवाज रूसी हमले के खतरे को देखते हुए पोलैंड में ऑन किया गया। पोलैंड के ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और मैच के दौरान देखिए किस तरह से स्वीडनिक शहर में भी यह अलर्ट जारी किया। तो इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि तनाव कैसे आगे बढ़ रहा है। ये 3 तस्वीरें बिग वॉल पर आप देख रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से पोलैंड में ये अलर्ट सायरन ऑन कर दिए गए हमले को देखते हुए। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के ब्रीच करने के बाद यहां पर भी अलार्म ऑन कर दिया गया और एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। और ये देखिए तीसरी तस्वीर, मैच के दौरान ही ये सायरन ऑन कर दिया गया और लोगों में घबराहट हो गई। तो इस तरीके से रूसी हमले का खतरा पोलैंड में बना हुआ है और इसको देखते हुए इन अलर्ट सायरन्स को ऑन कर दिया गया पोलैंड के अंदर। और देखिए बेलारूस के खिलाफ पोलैंड का बड़ा एक्शन सामने आया है। पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है।
पोलैंड ने बेलारूस से लगी सभी रेल क्रॉसिंग्स बंद कर दी है। पोलैंड ने रेल सीमा क्रॉसिंग पर फेंसिंग लगाई है। पोलैंड ने बॉर्डर पर सभी सैन्य पोस्ट को बंद कर दिया है। और ज़ैपेड 2025 से नाटो की जंगी संदेश। जी हां, रूस और बेलारूस ने दिखाया अपना दम, दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमले का किया अभ्यास। हवाई हमले के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन। यूरोप में युद्ध का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है। नाटो देशों ने तैयारी कर ली है, बस अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन ट्रंप ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच रूस ने बेलारूस में विध्वंसक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। नाटो को धमकाने के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जबकि कैलिनिनग्राड में मिसाइल बेस भी बना लिया गया है। यहां इस्कंदर और ऑनिक्स मिसाइलें लगा दी गई। नाटो में हड़कंप मचा हुआ कि कहीं रूस पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर न हमला कर दे। इसी वजह से एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं, किसी भी तरफ से एक कदम युद्ध की चिंगारी को सुलगा सकता है। Расчеты! Полк немедленно! जिसका अंदेशा नेटो को था वही होने जा रहा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें पूरा यूरोप घिरने जा रहा है। जिसके जवाब में नेटो ने ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार आरंभ कर दिया है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार यूक्रेन युद्ध से भी विध्वंसक हो सकता है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार पूरे यूरोप के लिए विनाशक साबित होने जा रहा है। क्योंकि पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के 19 ड्रोन की घुसपैठ से शुरू हुई तनातनी कभी भी बारूदी सुनामी में बदल सकती है। नेटो ने पोलैंड के कहने पर आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिससे रूस आग बबूला हो उठा। इसका असर यह हुआ कि रूस ने यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस ने लंबे युद्ध के लिए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए। रूस ने ब्लैक सी से बाल्टिक तक तबाही की तैयारी कर ली। अब नेटो को रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार और फंड चाहिए, जिसके लिए अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी जा रही है। लेकिन युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगने से ट्रंप ने यूरोप से हाथ खींच लिए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है, मैं यूरोप में किसी का बचाव नहीं करने जा रहा, लेकिन पोलैंड में जो ड्रोन थे उन्हें मार गिराया गया और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन फिर भी ड्रोन को पोलैंड के पास नहीं जाना चाहिए था। कूटनीतिक तौर पर ट्रंप ने बेहद तटस्थ बयान दिया है, जिसमें झलक रहा है कि वो जल्दबाजी में नेटो देशों के कहने पर रूस के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेने जा रहे। हालांकि ट्रंप को अंदाजा है कि यूरोप में हालात काफी गंभीर हो चुके हैं, जिसके बारे में नेटो चीफ भी बता रहे हैं।
कि रूस के हमलों की रेंज सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। नेटो को समझ आ चुका है, अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस को काबू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नेटो देशों ने आर्टिकल 4 लागू करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अब यूक्रेन वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पोलैंड का सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री यानी पूर्वी प्रहरी अभियान आरंभ कर दिया है। नेटो ने पोलैंड का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे रूस के हर हमले को नाकाम किया जा सके। रूस बेलारूस के बॉर्डर पर तैनाती की जा रही है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर 418 किलोमीटर लंबा है, जबकि उससे आगे लिथुआनिया पड़ता है। उसके बाद कैलिनिनग्राड से सीमा लगती है, जो करीब 210 किलोमीटर है। इन दो फ्रंट्स पर पोलैंड डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। 5 लेयर में सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। पहली लेयर में बॉर्डर के एकदम पास फेंसिंग के पीछे गहरी खाई बनाई गई है। उसके बाद लैंडमाइंस बिछाई गई है। दूसरी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। तीसरी लेयर में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल लगाए गए हैं, जो बेलारूस से किए जाने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को रोकेंगे। इसके अलावा चौथी लेयर में स्पेशल कमांडो तैनात है। साथ ही बेलारूस और रूस की फ्रंटलाइन बटालियन लगाई गई, जो बेलारूस में घुस सकती है। 5वीं लेयर में एयरबेस है, जो वॉर रेडी किए गए हैं, जहां नेटो देशों के फाइटर जेट पलटवार के लिए तैयार है। यूरोप में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, वो यूरोप को शीत युद्ध के दौर में ले जा सकती है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर नेटो और रूस में भिड़ंत हो सकती है। अभी 2 मोर्चों पर भयानक जंग छिड़ने के आसार हैं। पहला मोर्चा पोलैंड है, जहां रूसी ड्रोन पहले ही हमले की दस्तक दे चुके हैं। पोलैंड अब एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है, साथ ही बॉर्डर पर बड़ी तैनाती कर रहा है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर पलटवार के लिए रूस ने बेलारूस में सपाट युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसके लिए भारी संख्या में हथियारों का डिप्लॉयमेंट पोलैंड और बाल्टिक बॉर्डर पर किया जा रहा है। हालात इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि नेटो के सामने अब चिंता है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखे या फिर रूस के खिलाफ उन तमाम नेटो देशों को तैयार करे जहां रूस हमला कर सकता है। हालांकि यूरोपीय देशों ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, जिससे रूस का गुस्सा भड़क सकता है। पोलैंड ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। बाल्टिक देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। जर्मनी, ब्रिटेन ने एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, जिसकी ब्रीफिंग ट्रंप को दी जा सकती है कि अब नेटो ने ऑपरेशन सेंट्री लॉन्च करके करीब करीब रूस से युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर अर्शनिक प्रहार करने की बारी है। इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी
1170 किलोमीटर। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1505 किलोमीटर है, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में और सैनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। और अश्नी की तैनाती रूस के अलावा बेलारूस में भी की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर रूस बेलारूस से बाल्टिक देशों पर हमला कर सके। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस्कंदर मिसाइल को कैलिनिनग्राड में पहुंचाया गया है। बाल्टिक देशों के पास उसे तैनात किया जा रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में रूस तबाही मचा सके। इसके अलावा ऑनिक्स मिसाइल को भी शिफ्ट करने का वीडियो सामने आया है, जिससे कैलिनिनग्राड के मिसाइल बेस पर लगाया जा रहा है। अभी 2 ऑनिक्स मिसाइलें वहां पहुंचाई गई हैं। अब रूस की तैयारी देखकर नेटो एक्शन में आ चुका है। नेटो की तैयारी बता रही है कि वो नेटो देशों में सुरक्षा चक्र बनाकर रूस को रोकना चाहता है। इस बीच रूस ने पलटवार करते हुए विध्वंसक परिस्थितियों के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि पोलैंड के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि हमारा कोई ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। सिर्फ नेटो के उकसावे पर यूरोप में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। नेटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री से अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। यूरोप के तमाम बड़े देश युद्धक तैयारी में जुटे हैं, जबकि कूटनीतिक तौर पर भी रूस को घेरा जा रहा है। यूएन में पोलैंड में ड्रोन गिराने के मुद्दे को उठाकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, जबकि अभी तक अमेरिका ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो नेटो के फाइनल ब्लूप्रिंट में शामिल होगा या नहीं। इसे लेकर नेटो देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप का समर्थक चार्ली कर्क का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। अब इसे लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। यूटा के गवर्नर का दावा है कि कर्क का हत्यारा उनके विचारों से नफरत करता था। Not counting gang violence. अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि एक 22 साल के युवक ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। टायलर रॉबिन्सन ने डिबेट में 3000 छात्रों के बीच चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी। इसे लेकर फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने चार्ली कर्क हत्याकांड को एक नया मोड़ दे दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पास के जंगलों में एक राइफल मिली है। माना जा रहा है हत्या के लिए इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था। राइफल के अंदर कारतूस मिले हैं। इन पर ट्रांसजेंडर और फांसीवाद विरोधी बातें लिखी हैं। कर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन के परिवार ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बीते कुछ महीने से बेहद ज्यादा राजनीतिक बातें करने लगा था।
हालांकि वो किसी पार्टी के विचारों से प्रभावित था या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच यूटा के गवर्नर ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, वो व्यक्ति चार्ली कर्क से नफरत करता था, उसके संदेश से नफरत करता था, उसके कामों से नफरत करता था और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। ये न सिर्फ कर्क पर बल्कि हम सभी पर हमला है। दरअसल कर्क डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने चुनावों के दौरान अश्वेत लोगों को ट्रंप के पक्ष में वोट डालने के लिए बड़ा कैंपेन चलाया था। ट्रंप ने कर्क के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा, यूटा में मृत्यु दंड का प्रावधान है। गवर्नर मृत्यु दंड के पक्ष में है और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। वो एक भयानक अपराधी था। 22 साल का टायलर रॉबिन्सन पुलिस के गिरफ्त में है। इस मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले के बाद यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों की कोशिश यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कमजोर करने की, ताकि पुतिन यूरोप के बाकी देशों का रुख नहीं कर सके। पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए यूरोप के टॉप देशों ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिस पर कीव में मोहर लग चुकी है। इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्रियां और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। अगर यूरोप का प्लान कामयाब होता है तो यूक्रेन जंग 180 डिग्री घूम सकती है। यूक्रेन युद्ध की अग्नि फिलहाल शांत नहीं होने वाली। खासकर तब तक जब तक उसकी लपटों में यूरोप जलकर राख नहीं हो जाता। और इस बात की गवाही है कीव से आई ये तस्वीरें। कीव में यूरोप की महाशक्तियों का जमावड़ा लगा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पोलैंड में गिरे रूसी ड्रोन्स ने यूरोप को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कीव में याल्टा यूरोपियन स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित यूरोप के कई देश शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन के भविष्य और रूस को कमजोर करने के प्लान पर चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से कीव में हुए सम्मेलन में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग पहुंचे, जिनके मंच से ज़ेलेंस्की ने जमकर तारीफ की ताकि ट्रंप को अपने पक्ष में लाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कई देशों के प्रतिनिधि मंडल से द्विपक्षीय वार्ता भी की। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री से खास बातचीत की। इस दौरान पोलैंड में हुए रूसी ड्रोन हमले पर भी बात हुई। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के सलाहकारों से भी बात की। इस दौरान यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और रूस को घेरने पर बात हुई। इन मुलाकातों और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाना है, जिसके लिए 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया है। यह प्लान क्या है, यह भी आपको बताते हैं। पहला, मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। दूसरा, रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाएगा। तीसरा, रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी। चौथा, हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे। पांचवा, ज़ैपोरिज़िया प्लांट के जरिए रूस को घेरा जाएगा।
यही वो रोड मैप है जिस पर चलकर अब यूरोप और यूक्रेन पुतिन को झुकाने की तैयारी में है और इस प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के बाल्टिक सागर से लगे इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेन ने यहां प्रिमोर्स्क पर ड्रोन हमले किए। यहां यूक्रेन के टारगेट पर रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट था, जहां बीती रात जबरदस्त धमाका देखा गया। ड्रोन हमले में पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस हमले को रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। रूस अपने कुल तेल निर्यात का 35 से 45% बाल्टिक सागर के जरिए करता है। यहां फिनलैंड की खाड़ी से सटे रूस के 2 ऑयल पोर्ट मौजूद हैं। पहला है प्रिमोर्स्क पोर्ट और दूसरा है उस्ट-लुगा पोर्ट। इसके जरिए फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सागर से होते हुए रूस अलग अलग देशों में तेल भेजता है। रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट यूक्रेन बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर दूर है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के इसी पोर्ट पर हमला किया। यूक्रेन ने करीब 30 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में प्रिमोर्स्क पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में एक ऑयल टैंक और पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। यह हमला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल रूस की बाल्टिक पाइपलाइन का यह आखिरी छोर है। यहां 50,000 टन क्षमता वाले करीब 18 ऑयल स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, जिनमें बाल्टिक पाइपलाइन से आने वाला तेल स्टोर किया जाता है। प्रिमोर्स्क पोर्ट बाल्टिक से तेल निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। यहां से रूस हर साल करीब 60 मिलियन टन तेल का निर्यात करता है। यहां रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए अलग अलग देशों में तेल का निर्यात करता है। यूक्रेन ने रूस के व्लादिमीर शहर में मौजूद एक अहम पंपिंग स्टेशन को भी टारगेट किया है। यह उसी हमले का वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का AN-196 ड्रोन नजर आ रहा है। यह ड्रोन सीधा वितरोवो पंपिंग स्टेशन से जाकर टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। इसे यूक्रेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वितरोवो पंपिंग स्टेशन व्लादिमीर शहर में मौजूद है। यह मॉस्को से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस पंपिंग स्टेशन के जरिए मॉस्को में तेल की सप्लाई होती है। पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचाने से यहां तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन सिर्फ रूस के ऑयल सप्लाई रूट पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूसी सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। यहां फ्रांस से मिले आस्म हैमर गाइडेड बम गिराए गए। हमले में रूसी सेना के बेस को तबाह कर दिया गया। सुमी की फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने बड़े हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रूस के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। डोनेस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। दावा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया। दरअसल यूक्रेन ने जहां रूसी शहरों और एनर्जी सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं रूसी सेना पर भी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, ताकि राष्ट्रपति पुतिन पर डबल प्रेशर बनाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के निशाने पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसका दावा रूस ने किया है। दावा है कि यूक्रेन लगातार न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले कर रहा है। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन के हमले 3 गुना बढ़ चुके हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से प्लांट की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने प्लांट को नुकसान पहुंचाकर इसका आरोप रूस पर मरने का षड्यंत्र तैयार किया है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन किसी भी हालत में प्लांट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है।
अगर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो यूक्रेन रूस को इसका दोषी साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और उसे अपनी सेना हटानी पड़ेगी। साफ है, जंग में पुतिन को कमजोर करने के लिए यूक्रेन और यूरोप ने हर तरह के दांव पेच चल दिए हैं, लेकिन डर है कि यह रणनीति यूरोप जंग का द्वार खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूएन के 142 देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में वोट किया है। इससे भड़के नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय करने का अभियान शुरू कर दिया है। गाजा शमशान बन चुका है। हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा करीब करीब समतल हो चुका है। आसमान से मिसाइलें बरसती हैं, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडहर बनते जा रहे हैं। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, क्या राहत शिविर और शरणार्थी कैंप सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन तब विध्वंसक हो गए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 142 देशों ने 2 राष्ट्र थ्योरी को मान्यता दे दी। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के 80% भूभाग पर उसका कब्जा हो चुका है। जो बाकी की 20% जमीन है, उस पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं, उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, तो गाजा में मौजूद इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने इस हफ्ते गाजा में हमास से जुड़े 500 टारगेट को तबाह कर दिया। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पर कब्जे का नहीं है, बल्कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां बसाने का भी है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा और वेस्ट बैंक का विलय कर ग्रेटर इजरायल का निर्माण कर सकता है। उधर इजरायल के हमले से भड़के कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। कतर में इजरायल ने जो हमला किया था, उसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई। हमास के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके मुख्य वार्ताकार
डॉक्टर खलील अल हैया बाल बाल बच गए। अमेरिका के करीबी देश कतर में इजराइल ने हमला किया तो ईरान को अमेरिका के खिलाफ कतर को भड़काने का मौका मिल गया। ईरानी सांसद मुस्तफा जारी ने कहा है कि अगर कतर अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर कर देता है तो कतर के आसमान की सुरक्षा ईरान करेगा। गाजा, कतर और यमन में इजराइल के हमले से भड़के हूती ने मिसाइल हमले कर तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। जाहिर है हालात इतने खराब हो गए हैं कि अरब के कई देशों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।